हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर अपने टॉपिक को लेकर आज हम आए हुए हैं और हमारे टॉपिक का नाम है न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप यानी राजधर्म के नवीन सिद्धांत। आपका किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स राजा किसान और नगर चैप्टर है, क्लास 12 हिस्ट्री। अब जो हमारा डिस्कशन का जो मेन पॉइंट है वो है राजधर्म के नवीन सिद्धांत। राजधर्म के नवीन सिद्धांत टॉपिक को हमें सिर्फ समझना है और इससे क्वेश्चन इस हेडिंग से बनने की संभावना एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा कम है। राजधर्म के नवीन सिद्धांत में ये समझेंगे हम कि भारत में मौर्य साम्राज्य के बाद या मौर्य साम्राज्य के दौरान और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके कौन कौन से नए वंश आते हैं, कौन कौन सी डायनेस्टीज उभर कर सामने आती हैं, ये बात करेंगे। और वो डायनेस्टीज जो थी रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करती थी, उन डायनेस्टीज के रूलर्स कैसे थे, उनके नाम क्या थे और जानकारी हमें उनसे कैसे कैसे मिलती है। कुल मिलाकर हम नया जानने वाले हैं भारत के इतिहास के बारे में मौर्यन एम्पायर को पीछे करने के बाद। ठीक, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजधर्म के नवीन सिद्धांत में हम देखेंगे चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ, दक्षिण के राजा और सरदार। दक्षिण के राजा और सरदार, अगर आपने अशोका इंस्क्रिप्शन का मैप देखा हो तो मैप कुछ इस तरह का है। ये मान लीजिए दक्षिण, ये भारत है, दक्षिणी भारत मैंने बनाने की कोशिश की है, साउदर्न इंडिया। और ये वाला हिस्सा जो है आज कहा जाता है क्या, केरल इसको कहा जाता है। ये वाला हिस्सा क्या, अब ये वाला पोर्शन है तमिलनाडु कहते हैं ना, रामेश्वरम तमिलनाडु में है। अभी मैं इसे तीन तरह के एंगल बना रहा हूं और ये वाला हिस्सा, तो इस तरह से कुछ दक्षिण भारत है हमारा। ठीक है, तो जब अशोका के अभिलेख हमने देखे बिखरे हुए जिस तरह से भारत में, तो दक्षिण भारत में आपने देखा वो कर्नाटक में तो काफी अभिलेख मिलते हैं हमको। ठीक है, हमें महाशिलालेख या रॉक एडिट भी मिलता है, बहुत सारे अभिलेख भी मिलते हैं ना, जो छोटे छोटे लघु शिलालेख हैं। लेकिन जो दक्षिण भारत आप उसमें देखेंगे दोबारा तो नीचे लिखा होगा चेर चोल पांड्य। दक्षिण भारत में मौर्य काल के दौरान तीन राज्य थे, तीन किंगडम थे। There were three kingdoms in southern India during the Mauryan Empire, and these were also called in the ancient history we can call these as the chiefdoms। इन्हें सरदारियां कहा जा रहा है, यानी ये वो राज्य हैं जो कभी सरदारों के प्रभाव में छोटे छोटे रहे होंगे और धीरे धीरे करके इनका विकास होता गया। तो ये हम सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये भारत में विकसित होने वाले नए नए राज्य हैं, ये किंगडम्स हैं। इनके नाम क्या है, आधुनिक केरल में चेर नाम का एक प्राचीन भारत में दक्षिण भारत में एक वंश था, चेर का था, किंगडम था। ये जो मैंने सर्कल आपको इतना सर्कल करा हुआ इतना सा, ये था पांड्य, ये क्या था, पांड्य डायनेस्टी। और ये क्या है, चोला, ये क्या है, चोला डायनेस्टी। इस प्रकार से इस मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो जब अशोक के अभिलेख पूरे भारत में बिखरे हुए उस मैप में इनको दिखाई देते हैं, तो जब उसमें हम दक्षिण भारत को देखते हैं तो दक्षिण भारत के दक्षिणी श्रीलंका के ऊपर देखिए, साउदर्न पार्ट में तमिलनाडु वाले रीजन को आप देखेंगे तो वहां लिखा होगा चेर चोल पांड्य। लोकेशन को भी ध्यान से देखेंगे आप, तो केरल वाला जो इस पूरे क्षेत्र को अब जो है उस समय बुक में तमिलकम एरिया भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड आल्सो तमिलकम कंट्री। तमिलकम कंट्री में देश मतलब नहीं एरिया, तो तमिलकम एरिया ये पूरा पूरा तमिलकम एरिया है। ठीक, और इस एरिया को हम डिवाइड करेंगे इन तीन राजवंशों में कौन आज के जमाने के हिसाब से कौन किस किस क्षेत्र में था, किस किस रीजन में था। तो चेर डायनेस्टी कंप्लीटली मान के चलेंगे लगभग केरल में थी। ठीक, इसके अलावा पांड्य डायनेस्टी साउदर्न तमिलनाडु में थी। कहां थी, साउदर्न तमिलनाडु यानी दक्षिणी तमिलनाडु में पांड्य डायनेस्टी थी। और आप नॉर्दर्न तमिलनाडु और साउदर्न आंध्र प्रदेश की बात करें, उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में चोल वंश या चोल डायनेस्टी थी। इस तरीके से राजधर्म के नवीन सिद्धांतों में हमने ये जाना कि दक्षिण भारत में राजवंश या नए राज्यों का उदय हो गया, न्यू किंगडम्स डेवलप्ड इन साउथ इंडिया एंड दीज वर द न्यू किंगडम्स वर चेर चोल। आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत के प्राचीनतम वंश कौन से हैं, तो दक्षिण भारत के प्राचीनतम वंश हैं चेर चोल और पांड्य। चेर केरल से रिलेट करता है, चोल साउदर्न तमिलनाडु से और पांड्य नॉर्दर्न तमिलनाडु और साउदर्न आंध्र प्रदेश से रिलेट करता है। इस तरह से नए राज्यों की हमें जानकारी मिलती है। तो हो गया दक्षिण के राजा और सरदार, यानी कि डेक्कन, डेक्कन भी इसमें इंक्लूड करता है, कर्नाटक का कुछ हिस्सा भी चोल डायनेस्टी के पास था। अब हम बात करते हैं कि हाउ डू वी नो अबाउट द न्यू किंगडम्स, हम इन किंगडम्स इन राज्यों के बारे में कैसे जानते हैं।
तो हमें इनके बारे में जानकारी जो मिलती है वो संगम लिटरेचर से मिलती है, संगम टेक्स्ट से मिलती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज संगम टेक्स्ट, संगम ग्रंथ क्या है, संगम साहित्य क्या है। तो संगम साहित्य वो साहित्य है जिसमें बहुत सारे कवियों ने तमिल भाषाओं में अपनी कविताएं लिखी हुई हैं, और जो एक संकलन है जिसको कि इकट्ठा किया गया है, और जिसमें हमें दक्षिण भारत के राजाओं, उनके राज्यों, उदाहरण के तौर पर चेर चोल पांड्य के बारे में जानकारी मिलती है। संगम लिटरेचर इज द लिटरेचर और द टेक्स्ट is the composition of the poetries which is written by the many poets in Tamil language, so it is called as Tamil Sangam text। ठीक है, Tamil Sangam text written in Tamil language by the many poets and they give contribution by giving their poetries in this literature, so that is called Tamil Sangam text। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में 100% आता है। तो how do we know about these three kingdoms of South India? We know about the three kingdoms of South India by the Tamil Sangam text, तमिल संगम टेक्स्ट या तमिल संगम ग्रंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। टॉपिक जो है डिफिकल्ट है, थोड़ा सा समझने में आसानी नहीं होगी क्योंकि ये टॉपिक है छोटा, और इसमें हर जो डायनेस्टी का नाम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बना सकते, इसको शॉर्ट में करना है। इतना हमने कर दिया। दक्षिण भारत के नए राज्य चेर चोल और पांड्य, प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, बिफोर बीसी 400 या 500 से ये भी एग्जिस्ट कर रहे थे, और हमें जानकारी मिलती है तमिल संगम साहित्य से। तमिल भाषा में लिखा गया, संगम का मतलब मीटिंग प्लेस, मिलना, और ये संगम साहित्य लिखा गया था हमारा पांड्य रूलर्स ने तमिल संगम साहित्य लिखने वाले कवियों को इकट्ठा करवाया और उसे लिखवाया, लंबे समय में लिखा गया लिटरेचर। ठीक है, फेमस है बहुत ज्यादा। अब बात करते हैं हम सातवाहन डायनेस्टी की। अब भारत में और कौन कौन से वंश उभर कर सामने आते हैं, राजधर्म के नवीन सिद्धांतों में कौन कौन से नए राजा उभर कर सामने आते हैं। तो भारत में कुछ ऐसे राजवंश भी थे जिन्होंने लंबी दूरी के व्यापार से अपना राजस्व कमाया। They got their revenues by the long distance trade। long distance trade मतलब लंबी दूरी का व्यापार। भारत में 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक शासन करने वाला एक वंश था जिसका नाम था सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश 200 ईसा पूर्व से शासन करना शुरू करता है। इनका मुख्य तौर पर जो एरिया था वो सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया था, यानी मध्य भारत और पश्चिमी भारत पर इन्होंने शासन किया। नॉर्थ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया मतलब मध्य प्रदेश का हिस्सा, वेस्ट इंडिया मतलब महाराष्ट्र और उच्च हिस्सा, महाराष्ट्र का हिस्सा, इन पर इन्होंने शासन किया था। ये थे सातवाहन। और शक कौन थे? शक शासकों ने भारत में 150 ईसा पूर्व से लेकर शासन करना शुरू किया था, और मुख्य तौर पर नॉर्थ वेस्ट इंडियन पार्ट पर शासन करते थे। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, उत्तर पश्चिमी भाग, पश्चिमोत्तर यानी उत्तर पश्चिम भाग पर ये शासन करते थे। मेनली इनका एरिया माना जाता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, और यहाँ तक कि मथुरा तक भी माना जाता है कि इनका शासन चला। शक कौन थे? सबसे पहले हम जानेंगे। शक वो विदेशी थे, शक वो विदेशी लोग थे जिन्होंने 150 ईसा पूर्व में भारत में आए और अपना शासन पश्चिमी भारत में या उत्तर पश्चिम भारत में शुरू किया था। शक कौन थे? शक वो विदेशी थे जिनको हम जनजातीय लोग भी कह सकते हैं। They were the nomadic people, वो जनजातीय लोग थे और मध्य एशिया से आए हुए इनको माना जा सकता है। जैसे आपने 11th में पढ़ा हुआ चंगेज खान ने किस तरीके से उस तुर्किस्तान नाम के एरिया को भी जीत लिया था। तो सेंट्रल एशिया से ही काफी ट्राइबल कम्युनिटीज दुनिया में फैली थी। तो शक को भी माना जाता है कि सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया, उज्बेकिस्तान, ईरान वाला जो पूरा हिस्सा है, इस एरिया से निकले। इन्होंने हमला किया वेस्टर्न पार्ट पे इंडिया के, और जब उस पार्ट पे कौन रूल कर रहा था उस टाइम पे? ग्रीक्स रूल कर रहे थे, यूनानी शासन कर रहे थे, उनको हराया लास्ट में, और शक शासकों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो कुल मिला के भारत में राजधर्म के नवीन सिद्धांतों में हमने ये जान लिया है कि भारत में नए राजवंश उभर कर सामने आते हैं, जिनमें दक्षिण भारत में चेर चोल पांड्य उभर कर सामने आते हैं, जिनके बारे में जानकारी हमें तमिल संगम साहित्य से मिलती है। फिर अगला आता है कौन से और वंश थे जो भारत के पश्चिम में
मध्य भारत में और पश्चिमोत्तर भारत में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रूल कर रहे थे। तो पश्चिम भारत में और सेंट्रल इंडिया में सातवाहन डायनेस्टी रूल कर रही थी। शक हमारे नॉर्थ वेस्ट पार्ट के इंडिया पार्ट में शासन कर रहे थे और इनका जो ओरिजिन माना जाता है सेंट्रल एशियन ओरिजिन माना जाता है। मतलब ये भारतीय नहीं थे, दे वर द फॉरेनर्स, दे वर द आउटसाइडर्स एंड दे वर द ओरिजिन ऑफ देयर वाज द सेंट्रल एशिया। इनका मध्य एशिया मूल का माना जाता है कि वहां से आए थे, कबीले के लोग थे, जनजातियों के लोग थे। और दोनों की विशेषता क्या है, सातवाहन और शकों की लंबी दूरी के व्यापार से इन्होंने धन कमाया, यानी राजस्व जो इन्होंने कमाया वो लंबी दूरी के व्यापार से कमाया। सातवाहन जो महाराष्ट्र पर शासन करते थे, वहां के पोर्ट, सी पोर्ट्स जो हैं, जैसे मान लो बंदरगाह है, तो यहाँ सातवाहन 200 BC में बैठा हुआ है, तो सी पोर्ट से ट्रेड रोमन एम्पायर से सातवाहन डायनेस्टी करते थे, तो रेवेन्यू मिलेगा। ठीक इसी तरह से चोल डायनेस्टी, पांड्य डायनेस्टी, चेल डायनेस्टी, तीनों के पास सी पोर्ट से कोस्टल एरियाज तक, तो इनका भी ट्रेड रोमन एम्पायर से चलता था। आपको पता है 11th क्लास में रोमन का टाइम पीरियड देख लीजिएगा, तो इन्हों को भी रेवेन्यू कहां से मिल रहा है, रोमन एम्पायर से मिल रहा है। हमें कैसे पता चलता है कि रोमन पीरियड के जो कॉइन्स है वो काफी बड़ी मात्रा में साउथ इंडिया से मिलते हैं हमको, ठीक है, पांड्य डायनेस्टी से भी। ये हो गया। शक लोगों ने भी आपके जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में रूल कर रहे हैं, गुजरात में भी इन्होंने शासन किया था, इनका भी ट्रेड चलता था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग रूट से उन्होंने पैसा कमाया। इस तरह से टॉपिक कंप्लीट करता हूं। मेन क्वेश्चन आपके लिए क्या बनेंगे, मेन क्वेश्चन आपके लिए बनेगा which were the important kingdoms of South India या most ancient kingdoms of South India, तो वो आप लिखेंगे सबसे प्राचीन राजवंश जो दक्षिण भारत के हैं। फिर क्वेश्चन लिखेंगे तमिल संगम साहित्य क्या है, व्हाट इज तमिल संगम लिटरेचर। फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज सातवाहन डायनेस्टी, व्हाट इज शक डायनेस्टी, सातवाहन वंश क्या है, शक डायनेस्टी क्या है, शक वंश क्या है, एंड व्हिच टू किंगडम्स गॉट देयर रेवेन्यू फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, तो कौन से ऐसे वंश थे जो लंबी दूरी के व्यापार से उन्होंने धन कमाया। और खुद ही आपको ये भी करना है, डेफिनेशन ऑफ चीफ एंड डेफिनेशन ऑफ चीफ डॉन्स भी आपको लिखना है, यानी सरदार की डेफिनेशन लिखनी है और सरदारी की डेफिनेशन आपको लिखनी है। इस तरीके से आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो जाता है।